जय हिंद दोस्तों, AKY डेस्टिनेशन कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक और छोटा सा टॉपिक परासरण का नियम बताने जा रहा हूँ। इस टॉपिक के अंतर्गत कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने नियम दिए थे और यह टॉपिक विशेष रूप से तनु विलयन पर ही लागू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस नियम के बारे में वान ट हाफ नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि परासरण का नियम क्या होता है और जिन विलयनों को हम लेते हैं इस प्रेक्षण में, इस नियम में, तो इस नियम में जिस विलयन को लिया जाता है उस विलयन के अणु किस प्रकार व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे कि ये जो परासरण का नियम है ये वास्तव में है क्या। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ लिखेंगे सर्वप्रथम वान ट हाफ नामक वैज्ञानिक ने तनु विलयन पर एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे तनु विलयन का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तनु विलयन का सिद्धांत कहा जाता है। उन्होंने बताया कि जब किसी तनु विलयन का ताप बढ़ाया जाता है तो उस तनु विलयन के जो अणु होते हैं वो बिल्कुल गैस के अणुओं की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने क्या किया। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत जब तनु विलयन का ताप बढ़ाया जाता है तो तनु विलयन के अणु गैस के अणुओं की भांति व्यवहार करने लगते हैं। अर्थात जैसे जैसे गैस के अणु व्यवहार करते हैं ठीक उसी प्रकार से तनु विलयन के अणु भी व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, यही था तनु विलयन का सिद्धांत वान ट हाफ का। ठीक है, वान ट हाफ नामक वैज्ञानिक ने इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक, कि जब हम किसी तनु विलयन को लेते हैं और उसका टेम्परेचर यानी ताप बढ़ाते हैं तो उस तनु विलयन के जो अणु होते हैं उनकी जो भी क्वालिटियाँ होती हैं, जो भी गुण होते हैं, वो बिल्कुल गैस के अणुओं के गुण की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं? बोलिए, कोई दिक्कत? ठीक, आगे बढ़ें। तो इन नियम के कुछ और भी छोटे छोटे नियम हैं, जैसे बायल का नियम, चार्ल्स का नियम। ठीक, जैसे बायल वान ट हाफ का नियम, चार्ल्स वान ट हाफ का नियम। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि परासरण का कुछ और निम्नलिखित नियम होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे और भी हम दो नियमों को व्याख्या के रूप में लेंगे।
परासरण के कुछ अन्य नियम होते हैं। पहला नंबर कह सकते हैं बायल वांट हाफ नियम, और दूसरा कह सकते हैं चार्ल्स वांट हाफ नियम। ठीक है बच्चों, इन दो नियमों में स्थिर ताप एवं स्थिर दाब की बात होगी, उसके साथ साथ इनके विलयनों के सांद्रता की भी बात होगी। ठीक है, कि स्थिर ताप, दाब और सांद्रता से क्या क्या संबंध इसके निकलते हैं। बात क्लियर हुई? तो इन दोनों नियम की व्याख्या भी करते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बात करते हैं अभी बायल वांट हाफ गुणांक की। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि बायल वांट हाफ गुणांक क्या होता है। तो बायल वांट हाफ नियम के अंतर्गत देखा गया कि किसी तनु विलयन को जब स्थिर ताप पर रखा जाता है या लिया जाता है तो उस पर लगने वाला परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, जब हम कोई तनु विलयन लेते हैं बायल वांट हाफ नियम में, तो उस पर जो लगने वाला परासरण दाब होता है वह उस तनु विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे विलयन की सांद्रता बढ़ती है तो परासरण दाब का मान भी बढ़ता है, और जैसे जैसे विलयन की सांद्रता घटती है तो परासरण दाब का मान भी घटता जाता है। ठीक है, तो इसी नियम को बताया गया था बायल वांट हाफ नियम में। जब स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन पर, ऐसे लिख सकते हैं, किसी तनु विलयन पर लगने वाला परासरण दाब उस विलयन के या की सांद्रता के समानुपाती होता है। ध्यान से समझिएगा कि अगर हम कोई तनु विलयन लिए हैं और स्थिर ताप पर उसे हम देख रहे हैं परासरण दाब की क्रिया द्वारा, कि जब हम इस पे परासरण दाब लगा रहे हैं उस तनु विलयन पर, तो वो परासरण दाब किसके समानुपाती होता है? तो उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। वह विलयन की सांद्रता पे निर्भर होता है कि विलयन कितना गाढ़ा है, कितना पतला है, सीधी सी बात। अर्थात हम परासरण दाब P समानुपाते विलयन की सांद्रता C, ये लिख सकते हैं। अगर हम पाई के साथ इसका संबंध निकालें, पाई भी एक प्रकार से परासरण दाब का संकेतक होता है, तो या करके लिख सकते हैं पाई समानुपाती C। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बायल का वांट हाफ नियम समझ में आया होगा। ठीक, आगे बढ़ें।
अगली हेडिंग है चार्ल्स वांट हाफ नियम। चार्ल्स वांट हाफ नियम। चार्ल्स वांट हाफ नियम की बात करेंगे तो चार्ल्स ने भी अपना एक परासरण दाब पर अपना एक नियम प्रस्तुत किया था, जब उन्होंने तनु विलयन की सांद्रता को स्थिर किया था। ठीक, तो जब यहाँ पर स्थिर ताप था, अब यहाँ पर स्थिर सांद्रता हो जाएगी। ठीक है, एक दूसरे का लगभग मिलता जुलता स्वरूप है और कुछ परिवर्तन है। जैसे यहाँ पे स्थिर ताप था तो यहाँ पे स्थिर सांद्रता हो जाएगी, और यहाँ सांद्रता के समानुपाती था तो यहाँ परम ताप के समानुपाती हो जाएगा। बस यही थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ लिखेंगे कि जब स्थिर सांद्रता पर किसी तनु विलयन पर लगने वाला परासरण दाब उस विलयन की या के परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, जब किसी स्थिर सांद्रता पर कोई तनु विलयन लिया जाता है तो उस पर लगने वाला जो परासरण दाब होता है उस विलयन के परम ताप T के, यानी परम ताप कैपिटल T ले सकते हैं, T के समानुपाती होता है। अर्थात जब उसकी सांद्रता फिक्स होती है कि इतना मोल प्रति लीटर हो, चाहे इतना कुछ भी हो, तो उस फिक्स सांद्रता में तो हम बढ़ा घटा नहीं सकते सांद्रता को। तो जब उसकी जब उसके परासरण दाब की बात करेंगे इस स्थिति में, तो उसके जो परम ताप की स्थिति होगी, मतलब उसको गर्म करने पर उसके सांद्रता में जो परिवर्तन देखा जाएगा, चूँकि वहाँ पे सांद्रता स्थिर थी तो ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा तो घटे बढ़ेगी ना, तो ताप बढ़ाने पर हमेशा बढ़ेगी। तो इस ताप के समानुपाती हो जाता है परासरण दाब, कि ताप बढ़ेगा तो परासरण दाब घटेगा, और ताप घटेगा तो गड़बड़ बोल रहे हैं, जब ताप बढ़ेगा तो परासरण दाब बढ़ेगा, जब ताप घटेगा तो परासरण दाब भी घटेगा, क्योंकि ये समानुपाती है ना। तो इसको लिख सकते हैं P समानुपाते कैपिटल T, या पाई के साथ लिखना चाहें तो पाई समानुपाते कैपिटल T। बात क्लियर हो गई? यही है परासरण के विशेष रूप से नियम। पहला वांट हाफ का ही खुद नियम है, दूसरा बायल का वांट हाफ नियम, और तीसरा चार्ल्स का वांट हाफ नियम। वांट हाफ नियम सब में क्यों है? क्योंकि इन्हीं के प्रयोगों द्वारा इन सारी बातों को बताया गया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सामान्य विलयन का समीकरण। चलिए ध्यान देते हैं बच्चों। बायल वांट हाफ नियम और चार्ल्स वांट हाफ नियम में जो भी हमने प्रस्तुत किया, इन दोनों नियमों के सम्मिलित रूप को ही सामान्य विलयन का समीकरण कहा जाता है। अर्थात इन दोनों नियमों से जो भी समानुपाते का हमको मान प्राप्त हुआ, अगर दोनों समानुपाते चिन्ह के साथ हम मिला दिया जाए, हम दोनों नियमों को मिला दें तो सामान्य विलयन का समीकरण प्राप्त होता है। तो यहाँ लिखेंगे बायल वांट हाफ तथा
चार्ल्स वांट हाफ नियमों के सम्मिलित रूप को ही सामान्य विलयन का समीकरण कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि जो बायल का हमने बताया अभी आपके सामने कि स्थिर ताप पर तनु विलयन की जो परासरण दाब की क्रिया है उसके सांद्रता के समानुपाती होती है। और चार्ल्स में मैंने बताया था कि स्थिर सांद्रता पर किसी तनु विलयन पर लगने वाला परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो इन्हीं दोनों को मिलाएंगे, अर्थात मैंने बताया था P समानुपाते C और P समानुपाते T। तो दोनों का सम्मिलित रूप देखा जाए तो P समानुपाते CT हो जाएगा। बताइए P समानुपाते CT हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह है तो समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए कोई ना कोई नियतांक माना जाता है, अर्थात हम मान सकते हैं P बराबर RCT। ठीक है, C जो है विलयन की सांद्रता है, तो विलयन की सांद्रता को हम विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन के आयतन से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं चूँकि C बराबर N बटे V। N कहाँ, N क्या है इसमें? विलय के मोलों की संख्या, बटे में V क्या है? आयतन है विलयन का। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं P बराबर R इंटू N बटे में V इंटू T। इसको सीधे क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो P बराबर N R T बटे में V। V इधर भाग है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो P इंटू V बराबर N R T। यही होता है सामान्य विलयन का समीकरण। ठीक है, और इसमें क्या क्या राशियां हैं इनको हम प्रदर्शित कर रहे हैं। जहां P बराबर V बराबर N बराबर R बराबर T बराबर, ये क्या क्या होते हैं इनके नाम लिख देते हैं। P मतलब परासरण दाब, V मतलब आयतन, N मतलब विलय के मोलों की संख्या, R मतलब विलयन स्थिरांक कह सकते हैं, विलयन स्थिरांक, और T मतलब परम ताप। बात क्लियर हुई कि नहीं? बोलिए। तो सामान्य विलयन का समीकरण अगर देखा जाए तो ये विशेष रूप से PV = nRT, इसे हम आदर्श गैस समीकरण भी कहते हैं। PV = nRT। ठीक है, क्योंकि हम गैस के अणुओं और तनु विलयन के अणुओं की क्वालिटी समान समझ रहे हैं, तो जो गैस का समीकरण आदर्श गैस का समीकरण होगा वही इसमें सामान्य विलयन का समीकरण, तनु विलयन के लिए सामान्य विलयन का समीकरण भी देखा जाएगा, यानी PV = nRT। डेट्स क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया होगा? अच्छी बात है। तो समपराश्रय विलयन, समपराश्रय विलयन क्या होता है इस पॉइंट पर ध्यान देंगे। जब किसी विलयन को सामान्य ताप पर लिया जाता है तो उस विलयन पर लगने वाला परासरण दाब तथा उसकी सांद्रता यदि आपस में बराबर हो जाती है तो इस प्रकार के विलयन को समपराश्रयी विलयन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, बोलिए, बात क्लियर हो रही है?
कि जब हम किसी सामान्य ताप पर कोई विलयन लेते हैं तो उस विलयन पर लगने वाला परासरण दाब उस विलयन की सांद्रता यदि जब आपस में बराबर हो जाते हैं तो इस प्रकार के विलयन को समपरासरी विलयन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसकी परिभाषा नॉर्मली अभी लिख रहे हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि समपरासरी, सम मतलब बराबर, परासरी मतलब परासरण की बात हो रही है, और चूँकि विलयन है तो उसकी सांद्रता तो होगी ना कुछ न कुछ। तो अब कहेंगे इसकी परिभाषा में कि जब किसी विलयन को समान ताप पर लिया जाता है तो उस पर लगने वाला परासरण दाब तथा उसकी सांद्रता आपस में बराबर हो तो वह विलयन समपरासरी विलयन कहलाता है। समपरासरी विलयन कहलाता है। बात क्लियर हुई? बोलिए। तो आगे इसको लिखेंगे सूत्र के रूप में C1 बराबर C2, C1 बराबर C2। अगर हम सांद्रता की बात किए हैं कि सांद्रता दोनों के बराबर है, तो सांद्रता C बराबर हम जानते हैं N/K होता है, अर्थात C के मानों को दोनों पक्षों में रखने पर। तो C1 के लिए रखेंगे तो N1/V1 बराबर N2/V2। ठीक है, बात क्लियर हुई? बोलिए। अगर हम N की बात करें तो यहाँ N मोलों की संख्या है, तो मोलों की संख्या ज्ञात करने का भी एक फार्मूला होता है कि विलेय का भार बटे में अणु भार। तो N के स्थान पे हम चाहें तो लिख सकते हैं W/m। अब यहाँ पर m क्या है? तो m है अणु भार। तो इसी को हम व्यक्त कर सकते हैं यहाँ से, इसी सूत्र को अगर हम n के बदले में लिखें तो W1/में नीचे m करेंगे तो m1 और V1 तो ये है, और यहाँ पे करेंगे N2 के बदले में तो W2/में M2 और V2 हमारा पहले से ही है। यही होता है हमारा समपरासरी विलयन का विशेष सूत्र। इसके द्वारा हम आंकिक प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं, चाहे वो मोलों के और आयतन के रूप में दिया हो, चाहे हमको भार और अणु भार तथा आयतन के रूप में दिया हो, और यहाँ पे हम सांद्रता के साथ देख सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत? ये है हमारा समपरासरी विलयन का स्वरूप। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। 2 कदम आगे बढ़ के नकल करते हैं। चलिए देखिए भैया, ये कुलावे ना वीडियो में नकल करते हैं वकल करते हैं ना हो, बेइज्जती हो जी ना बड़ियार वाली। हाँ, अति परासरी तथा अर्ध अर्ध बतावा तो तनी। खड़ा हो जा। अच्छी बात है। समदावी हाँ,
बस बस 1/2 गुणांक लास्ट का हो 1/2 गुणांक। हाँ हाँ आज खत्म हो जी। तू देख के क्या करबो नहीं कल से शुरू हो जी ना दूसरा यूनिट। हाँ एगो 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 कुत्ता था भैया, ठीक ना। तो कुकुर हुआ। अरे गधा, बताइए। एक कुत्ता था और 2 भाइयों के पास रहता था। कुछ समय बाद दोनों भाई अलग हो गए, तो कुत्ता तो 2 भाग में बंट नहीं सकता। उन दोनों भाइयों का वो पालतू था। कुत्ता बेचारा को जब भूख लगती थी तो एक भाई के पास जाता था, तो वो सोचता था कि वो भैया खिलाया होगा। फिर वहाँ कुछ नहीं मिलता था तो दूसरे भाई के पास जाता था, तो वो सोचता था कि वो भैया खिलाया होगा। मतलब यही करते करते कुत्ते की ऐसी हालत हो गई कि वो ना तो घर का रहा और ना ही। तो कोई पूछा भोजपुरी में कि ये कुकुर तू काहे दुब्बर, तो बस इतनी कह पाया बेचारा कि ये घर है वो घर की आवाजाही में। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कि जो व्यक्ति 4 जगह दौड़ेगा, यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ, तो फिर वो ना इधर का हो पाएगा ना उधर का हो पाएगा। सही कह रहे हैं कि गलत? सही है कि गलत? 100% सही है। तो उससे दोस्ती हुई ना हो? सबसे दोस्ती है, अच्छी बात है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर, तो सबसे दोस्ती कर ले लो ना हो। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, या ना तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुटे, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। शांत रहिए। जो व्यक्ति के खराब परिस्थितियों में भी न जुदा हो, जो व्यक्ति के खराब परिस्थितियों में न जुदा हो, उस पर जरा गौर करना मेरे दोस्त, वो कहीं खुदा ना हो। मतलब रिकॉर्डिंग में आ गई, रिकॉर्डिंग में आ गई, हो गई। ओहो, अब तो हमके लाल फिर कर दे लाल, तो ताली बजा के ढेरों ताली हो जाले तो फिर ओकर प्रतिक्रिया अलग आवे लगले ना। अच्छा, एक गोरी बता दी। शांत। क्या करें, फिल्मी डायलॉग मारें? शांत रहिए, शांत शांत शांत। अब तो आवेला ना कबो कबो आवेला, फिर निकल जाला।
हमेशा प्रक्रिया एकदम सेट नहीं न रहती कि ये जाके करना है। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, सभी लोग ध्यान दीजिए। इस दुनिया में आप दो व्यक्तियों से बहुत सतर्क रहिएगा। इस दुनिया में आप दो व्यक्तियों से बहुत अधिक सतर्क रहिएगा। वो व्यक्ति, पहला व्यक्ति कौन है? स्त्री। और दूसरा व्यक्ति कौन है? मिस्त्री। अगर ये दोनों के दिमाग अगर हिल गए ना, तो घर के नक्शे बदलते देर नहीं लगती। अर्थात कहा जाता है कि स्त्री और मिस्त्री से संभल कर रहिए, नहीं तो अच्छे अच्छे मकान बिगड़ते देर नहीं लगते। जो पढ़ाई वाला अच्छा, शांत रहिए, शांत 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 शांत। ए बच्चे, अच्छा ज्ञान वाली बात पर कौनो ताली ना बजा लिया। ए मैं आधा आदमी एकदम जर के राखी होगा नहीं है। सही बात है, आधा आदमी जर के राखी की का कह देना। मतलब तो हम लोग के फिल्मी डायलॉग मारम ना, तबे तो हम लोग ताली बजेगा। चलिए ध्यान दीजिए। अरे कभी कभी निकलता है, हमेशा थोड़ी फिल्मी डायलॉग आता है। अबे कोई लड़की का नाम बसंती रही आए कि मारे दुई पड़ाका बस सही हो जी बस। किसको? अच्छा, गुला गिला लो। यदि उधर गड़बड़ा जाता तो उसको काट के शॉर्ट वीडियो में डाल देना, और म्यूजिक तनी ढंग से लगा के। ठीक? अच्छा, नेबिया के डाल में गाँव लगा बस लगभग रोवे रोवे लग बोलो अब बे। नहीं तो पीछे से घोटाए शुरू कर बोलो, ये ना हुई। शांत शांत शांत। चलिए ध्यान देते हैं। अति पराशरी विलयन और अधः पराशरी विलयन। विलयन बता रहे हैं। अच्छा, अगर फिल्मी डायलॉग मारा बा चढ़िया बाबू देखिए तो कहें कि बेटा ये पढ़ाओ जाता वा। अच्छा, क्यों दूसरे देखिए दिखाई देखा तो लिखवा का करता तब। हाँ बात है, हमारे खाते ना डंडा उठ जाये, पिटा जाये हमें। फिल्मी डायलॉग रिकॉर्डिंग में ना है, इसे ठीक है। ठीक ना? क्या वो दोबारा बोली ये क्या है? हाँ अच्छा, लिखो था वहाँ तो चला हमसे लिखवा लिया।
चला कौन बात था, सुनी ला लो खाली। और अब हमारी तनी से अंदर प्रेरणा जागत है तले तू बस अदल पढ़ाओ तो नहीं था ना, सुन ला लो। चलिए ध्यान दीजिए, बोल रहे हैं। बुलाए लगती हैं हमें, बड़ा ढंग से याद आ ला फिर बुला के। देखा सोच के बोलना में ना जल्दी वाला आ एक जमनावा था फर्राटे से बोला गल तो ओकर बात अलग बा। चलिए किसी व्यक्ति के खराब परिस्थिति में जो जुदा ना हो, किसी व्यक्ति के खराब परिस्थिति में जो जुदा ना हो तो उस पे गौर करना मेरे दोस्त, वो कहीं खुदा ना हो। फिर से एक ही बतिया के दूधू हलिका तो चार हलिका ताली बजी। अच्छा चलिए, अच्छी बात है कि किसी के खराब परिस्थितियों में उसका साथ देना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय ऐसा है कि जो जिसकी जितनी खराब परिस्थिति हो रही है लोग उससे उतने दूर भाग रहे हैं। का हो का लिखना देखा मैं बोल दिए मक्का करके बोले के तो हम के रोहित। अरे अरे बाप रे, चलिए चलो ध्यान दो बच्चे। अति पराश्रय विलयन और अधः पराश्रय विलयन क्या होता है? अति पराश्रय विलयन और अधः पराश्रय विलयन क्या होता है? तो ध्यान देंगे, जब किन्हीं दो विलयनों में जिस विलयन की सांद्रता अधिक होती है, सामान्य ताप पर कह सकते हैं कि जब किन्हीं दो विलयनों में सामान्य ताप पर जिस विलयन की सांद्रता अधिक होती है उसे अति पराश्रयी विलयन कहा जाता है, परंतु जिस विलयन की सांद्रता कम होती है उसे अधः पराश्रयी विलयन कहा जाता है। ये सभी प्रक्रिया सामान्य ताप पर ही देखी जाएंगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जब किन्हीं दो विलयनों में सामान्य ताप पर जब किन्हीं दो विलयनों में सामान्य ताप पर जिस विलयन की सांद्रता अधिक होती है उसे
अति परासरी विलयन कहा जाता है, परंतु जिस विलयन की सांद्रता जिस विलयन की सांद्रता कम होती है उसे अधः परासरी विलयन कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से कि जब कोई दो विलयन हम लेते हैं सामान्य ताप पर, तो इस स्थिति में जिस विलयन की सांद्रता अधिक होती है उसे अति परासरी विलयन कहते हैं, और उसी सामान्य ताप पर जिस विलयन की कम सांद्रता होती है उसे अधः परासरी विलयन। अर्थात इससे यह सिद्ध होता है कि जिस विलयन की सांद्रता अधिक होगी उस पर लगने वाला परासरण दाब भी अधिक होगा। सामान्य सी बात है कि जिस विलयन की सांद्रता अधिक होती है उसका परासरण दाब भी अधिक होता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, उम्मीद करते होंगे कि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पा रहे होंगे। ठीक, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सांद्रीय असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है, इस पर बात करते हैं। असामान्य मोलर द्रव्यमान की स्थिति आप विलेय और विलायक के साथ देखते हो कि जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो विलेय पदार्थ वियोजित होकर अपने अणुओं की संख्या में वृद्धि करते हैं, तो इसे ही असामान्य मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, इसमें दो स्थितियाँ होती हैं कि कब असामान्य मोलर द्रव्यमान में वृद्धि होगी और कब असामान्य मोलर द्रव्यमान में कमी होगी। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। जब कोई विलेय पदार्थ विलायक में घुलकर या वियोजित होकर अपने अणुओं की संख्या में वृद्धि करते हैं तो इसे ही असामान्य मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। जैसे जल में हम चीनी घोलते हैं तो चीनी वियोजित होकर यदि अपने अणुओं की संख्या में वृद्धि करती है तो इस क्रिया को ही असामान्य मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, हाँ, कब इसमें वृद्धि होगी कब इसमें कमी होगी ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है। जब विलेय पदार्थ वियोजित होकर अणुओं की संख्या में वृद्धि करता है तो इस स्थिति में मोलर द्रव्यमान में वृद्धि होती है। मोलर द्रव्यमान में वृद्धि होती है। दूसरी स्थिति यह है जब विलेय पदार्थ
संगुणित होकर अपने अणुओं की संख्या में कमी करता है, तो मोलर द्रव्यमान में कमी होती है। यही इसमें विशेष 2 पॉइंट थे कि कब मोलर द्रव्यमान बढ़ेगा और कब मोलर द्रव्यमान घटेगा। ठीक है, तो ये 2 विशेष स्थितियां थी। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग और इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ें। लास्ट हेडिंग है वांट हाफ गुणांक। वांट हाफ गुणांक। चलिए, लास्ट हेडिंग है और ये यूनिट समाप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान देना। जब कोई विलेय पदार्थ वियोजित या संगुणित होकर जब कोई विलेय पदार्थ के छूट गया था, के वियोजित या संगुणित होने के बाद के कुल अणुओं की संख्या तथा, थोड़ा सा मार्कर में स्याही कम है इसलिए दूसरे मार्कर से लिखना पड़ रहा है, संख्या तथा वियोजित या संगुणित होने से पहले की कुल अणुओं की संख्याओं के अनुपात को ही वांट हाफ गुणांक कहा जाता है। अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं वांट हाफ गुणांक बराबर वियोजित या संगुणित होने पर अणुओं की संख्या बटे में वियोजित या संगुणित होने से पहले की अणुओं की संख्या, इसी के अनुपात को हम कहते हैं वांट हाफ गुणांक। ठीक है, तो ये पहला यूनिट का लास्ट हेडिंग था और उम्मीद करते हैं कि पहले यूनिट में जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं क्लियर होगा तो एक बार फिर से रिवाइज करके सारी वीडियो को आप देख सकते हैं और आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं एक बार में समझ में आ रहा है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, खुद ब खुद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ, मस्त एवं ज़बरदस्त रहेंगे। इसी के साथ पहली यूनिट आपकी समाप्त हुई और कल से दूसरी यूनिट शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उस चीज़ से